आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह और आज हम बीए थर्ड ईयर होम साइंस का एक पेपर है जिसमें माइनर और ओपन इलेक्टिव का है होम बेस्ड कैटरिंग। तो हम उसके प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होम बेस्ड कैटरिंग क्या होता है। तो ये एक छोटा खाद्य व्यवसाय है, मतलब ये एक छोटी फूड यूनिट समझ लो, जिसमें हम अपने घर से, अपने घर की जो हमारी रसोई रहेगी, हमारी किचन रहेगी, वहीं से हम भोजन तैयार करते हैं और लोगों को अवेलेबल कराते हैं। चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, जैसे छोटी पार्टी वगैरह हो, उनमें हम, या फिर रेगुलर बेसिस पे जैसे टिफ़िन सर्विसेज होता है, उसमें हम उपलब्ध कराते हैं। उसको हम बोलेंगे होम बेस्ड कैटरिंग। जैसे घर पर, सिंपल वर्ड में, घर पर खाना बनाकर बेचना ही होम बेस्ड कैटरिंग कहलाता है। अब इनकी विशेषताएं क्या हो जाएगी कि सबसे पहले तो भोजन घर पर तैयार किया जाता है, ठीक है। रेस्टोरेंट, होटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये कम पूंजी में, मतलब कम लागत के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। सामान्यतः एक व्यक्ति या फिर एक जो परिवार है वो इसको चला सकता है। और इसमें ऑर्डर किन के हो सकते हैं, जैसे कि कई जन्मदिन पार्टियां होती हैं तो उसमें खाना प्रोवाइड करना, या फिर नाश्ता प्रोवाइड करना, या फिर छोटे पारिवारिक या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं कहीं पे, जैसे पूजा वगैरह होती है तो उसमें हो सकता है। ऑफिस मीटिंग है तो वहाँ पे जैसे 8-10 लोगों की मीटिंग है तो उनका खाने की व्यवस्था करना है तो उसका ऑर्डर ले सकते हैं। टिफ़िन या फिर लंच सेवा शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई हाउसवाइफ है तो ऑफिस कर्मचारियों के लिए टिफ़िन सेवा चला सकती है। त्योहारों पर घर पर बने जैसे नमकीन या फिर मिठाइयाँ जो होती हैं वो सेल कर सकती है। छोटे कार्यक्रमों के लिए जैसे 20 से 50 लोगों के लिए तो उनके भोजन तैयार कर सकते हैं। अब इसका लाभ क्या है होम बेस्ड कैटरिंग है, तो इसमें क्या होगा, कम लागत के साथ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। समय में लचीलापन, मतलब कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कर्मचारियों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, खुद ही कर सकते हैं। और महिलाओं, छात्रों या फिर पार्ट टाइम कार्य करने के लिए भी ये उपयुक्त हो सकता है। अब एक पंक्ति में हम परिभाषा इसकी देखें तो होम बेस्ड कैटरिंग वह खाद्य सेवा जिसमें भोजन घर पर तैयार कर ग्राहकों को छोटे कार्यक्रम या फिर नियमित उपभोग हेतु उपलब्ध कराया जाता है। मतलब छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है उसमें घर से ही बनाकर उसमें भोजन प्रोवाइड करना या फिर नियमित रूप से प्रोवाइड करना, जैसे कि लंच, जो अपना टिफ़िन सर्विस होती है वैसे। अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें सिलेबस क्या है प्रैक्टिकल का। तो इसमें हमें टोटल, इसमें 9 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, टोटल 3 यूनिट से। फर्स्ट जो यूनिट है अपनी, उसके अंतर्गत सबसे पहले तो है मार्केट सर्वे फॉर फूड आइटम्स, बहुत रॉ एंड प्रोसेस्ड। तो हमें इसमें मार्केट का सर्वे करना है, जिसमें जो भी कच्चे खाद्य पदार्थ हैं या फिर जो प्रोसेस्ड किए हुए खाद्य पदार्थ हैं उनका हमें सर्वे इसमें करना है। ठीक है, तो ये हम पहले समझते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, कच्चे एवं प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थों का बाजार सर्वेक्षण। अब सबसे पहले रॉ फूड प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो कच्चे खाद्य पदार्थ वे खाद्य सामग्री हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से सीधे प्राप्त होती हैं, मतलब जो नेचुरल ही प्रेजेंट होती हैं, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कोई इसमें प्रसंस्करण, मतलब कि प्रोसेसिंग नहीं किए जाते हैं, या फिर पकाया जाता है, या फिर संरक्षण भी नहीं किया जाता है। जो जैसे मिलते हैं वैसे ही रहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध खाद्य पदार्थों को कच्चे खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं कि उन्हें पकाया नहीं जाता, कोई औद्योगिक उसमें प्रसंस्करण नहीं होता, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया जाता। इन सिंपल देखें, भोजन बनाने की मूल सामग्री होती है, जैसे कि गेहूँ जो होते हैं, चावल होते हैं, ये बेसिक है, अपना मूल सामग्री है। ठीक है, इसमें केवल हम धोना, साफ करना या फिर काटना किया जा सकता है, मतलब सिर्फ यही किया जा सकता है, ज़्यादा उसमें और कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इसके कच्चे खाद्य पदार्थों के उदाहरण देखें तो वनस्पति स्रोत में जैसे अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, ये आ जाएगा। दालें जैसे चना, मसूर, अरहर। फल में सेव, केला, आम, जितने भी और फल हैं। सब्जियां जो भी है, वेजिटेज, आलू, टमाटर, पालक, सभी ये सारी क्या आ जाएंगे, अपने कच्चे खाद्य पदार्थ में आ जाएंगे। पशु स्रोत में जैसे ताज़ा दूध आ रहा है, अंडा आ रहा है, कच्चा मांस या मछली, ये सब आ रहे हैं। अब कच्चे खाद्य पदार्थों का महत्व क्या है, तो ये सभी पके या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का आधार होता है।
प्रोसेस्ड किन फूड प्रोडक्ट में होगी, इन्हीं रॉ मटेरियल्स में होगी, है ना। जो रॉ फूड प्रोडक्ट होंगे इन्हीं पे ही प्रोसेस किया जाता है, तो उनका क्या होगा, बेस है ये। और शरीर को प्राकृतिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो नेचुरल उसमें प्रेजेंट हैं वैसे ही अपन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये और घरेलू एवं खाद्य उद्योग दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। अब इसकी एक पंक्ति में हम देखें तो कच्चे खाद्य पदार्थ वे प्राकृतिक खाद्य सामग्री हैं जो पौधों या पशुओं से सीधे प्राप्त होती है, जिन पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉ फूड मटेरियल्स। अब प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स क्या हैं। प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ वे खाद्य सामग्री जिनमें प्राकृतिक या कच्चे रूप से परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट थे या जो रॉ मटेरियल्स थे, रॉ फूड प्रोडक्ट्स थे, उनमें चेंजेस किया जाता है। अब यह परिवर्तन उसको धोने, काटने, पकाने, सुखाने, किसी भी तरह से फर्मेंटेशन करके या फिर उसको फ्रीजिंग करके या फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके, प्रिजर्वेटिव्स मतलब कि जो उसको लंबे टाइम तक चलाने के लिए काम करते हैं, उसका यूज़ करके किया जाता है, जिससे कि भोजन की सुरक्षा, मतलब कि वो लंबे टाइम तक रहे, उसमें कीड़े वगैरह जैसे जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह है वो नहीं लगे, उसका स्वाद अच्छा हो जाए, उसकी सुविधा मतलब कि हमें रखने में ज़्यादा सुविधा हो, पकाने में सुविधा हो, उसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ती है। सेल्फ़ लाइफ मतलब कि वो कितने दिन तक ज़्यादा चल सकता है। जैसे कि एक दूध है, दूध 2 से 3 दिन तक चलता है जनरली, लेकिन यदि हम उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी सेल्फ़ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो 4-5 दिन तक और चल सकता है। ठीक है, तो उसकी सेल्फ़ लाइफ इससे बढ़ जाती है। अब वही हम सिंपल वर्ड में देखें कि जिन खाद्य पदार्थों को किसी न किसी प्रक्रिया से तैयार किया गया हो वे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। वही मतलब उसमें यदि कोई ना कोई जो भी चेंजेस किए गए हों तो वो सारे जो हैं वो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट ही कहलाएंगे अपनी। अब इनकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी कि एक या अधिक उसमें प्रोसेसिंग की जा सकती है, मतलब कि उसको धोकर या फिर काट के या फिर सुखा के या फिर उसमें फर्मेंटेशन, कोई एक भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं उसमें। ठीक, कच्चे पदार्थों की तुलना में ये क्या हो गया, अधिक समय तक सुरक्षित रहते, वही इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इनमें नमक, चीनी, तेल वगैरह जो ये प्रिजर्वेटिव है, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनको मिलाए जा सकते हैं। उपयोग में ये सुविधाजनक रहेंगे। अब इनके उदाहरण कौन से हो जाएंगे, जैसे अनाज एवं दालों में, जैसे हमने हमारा गेहूँ था, गेहूँ से बना लिया हमने आटा, कैसे, पीस कर, तो ये आटा हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये प्रसंस्कृत हो जाएगा, प्रोसेस्ड फूड कहलाएगा ये। सूजी हो गया, उसी से सूजी बन गया, उसी से पोहा बन गया चावल से अपना, तो ये सारे जो हो जाएंगे हमारे प्रोसेस्ड फूड हो जाएंगे। अब दुग्ध उत्पाद में जैसे कि दूध था ओरिजिनल, ठीक है, रॉ मटेरियल था, ऐसे उसी से दही, मक्खन, पनीर, चीज़ ये सब बन गया। फल सब्जियों में जैसे जितने भी फल थे, सब्जियां थे, वो ओरिजिनल उसमें थे, अब ये उसका जैम बना लिया, अचार बना लिया, या फिर डिब्बाबंद सब्जियां जो आती है उसमें कन्वर्ट कर दिया। बेकरी उत्पाद जितने भी रहेंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, प्रोसेस्ड फूड में आ जाएंगे। मांस मछलियों में जैसे कि उसको नॉर्मल मछली तो उसको स्मोक्ड मछली उसमें कर दिया, सॉसेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, तो भोजन की एक तो बर्बादी कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी जितना वो रेडी रहता है उतने का उतना उसमें यूज़ हो जाएगा, समय और श्रम की बचत होगी। अब हम यदि हम जो कच्चे खाद्य पदार्थ है उससे हम खाना बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा समय और श्रम जो है दोनों बच जाएगा, भोजन की उपलब्धता और सुरक्षा भी बढ़ती है। अब हम इसको देखें तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ वे खाद्य सामग्री हैं जिनमें भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तन किया जाता है। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें भौतिक तरीके से या रासायनिक या जैविक क्रिया, मतलब किसी न किसी तरीके से उसमें जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो हमारे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हो जाते हैं। अब इसी से संबंधित, अब हमने ये इतनी सारी डिटेल क्यों देखी है, क्योंकि इसी से ही संबंधित हमारा जो है वो पहला प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब हमारा पहला प्रैक्टिकल क्या था कि कच्चे एवं प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थों का बाजार सर्वेक्षण करना है, हाँ, सर्वे करना है। तो इसमें हमारा ये उद्देश्य यही लिखा जाएगा हमारे फाइल में कि स्थानीय बाजार में उपलब्ध कच्चे मतलब रॉ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कीमत में, उसकी हम देखेंगे कीमत, उसकी देखेंगे क्वालिटी, गुणवत्ता तथा पैकिंग का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको बताया है आप एज इट इज़ उसको लिख सकते हैं, या फिर और सर्च करके आप और अच्छे से यहाँ पे कच्चे खाद्य पदार्थ के बारे में इसमें लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है। ऐसे ही सेम प्रोसेस्ड
जो खाद्य पदार्थ रहेंगे प्रसंस्कृत, उनके बारे में भी यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। अब इसके बाद एक अपने आ जाता है सर्वे क्वेश्चन है। तो अब जब आप मार्केट जाएंगे, आप 2 से 3 दुकानों का सर्वे कर सकते हैं, या फिर एक सुपरमार्केट जैसे कि अपना डी मार्ट है या फिर सभ्यता है, उसमें आप जा सकते हैं, और एक दो लोकल दुकान आप जा सकते हैं। तो उसमें नाम आ जाएगा सबसे पहले कि दुकान का नाम क्या है, दुकान का प्रकार क्या है, कि वो किराने की दुकान है, नॉर्मल सुपरमार्केट है या फिर मंडी है, और आप किस डेट को आपने सर्वे किया, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे रॉ फूड प्रोडक्ट्स का सबसे पहले हम करेंगे, है ना। तो उनके बारे में कि कौन कौन से कच्चे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। नॉर्मल जैसे मैंने बताया कि कच्चे खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, चावल गेहूँ ये सब आ जाएंगे। तो उधर पे आपने क्या क्या देखे, कौन कौन से रॉ फूड मटेरियल्स थे, ठीक है। अब एक ही वस्तु की क्या अलग अलग किस्में उपलब्ध हैं, तो यहाँ पे हाँ और नहीं में आंसर आएगा। जैसे कि चावल, चावल के उपलब्ध रहते हैं, चावल कितने टाइप के आते हैं, बासमती चावल है या फिर अलग अलग टाइप के उसके नाम आते हैं। और इसमें जो अपना 6वां नंबर हो जाएगा, क्या कीमत मौसम के अनुसार बदलती है, मतलब कि सीज़न के अकॉर्डिंग उसके प्राइस ऊपर नीचे होते हैं क्या। जैसे अभी फसल वाला सीज़न है तो क्या सस्ते हो गए हैं, कि अभी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहेगी ये कच्चे मटेरियल, तो इसका आ जाएगा। और होम बेस्ड कैटरिंग के लिए कितने उपयोगी हैं, अब जो भी ये कितने ज़्यादा हैं, कम है, बहुत है, तो ये ज़्यादा ही उपयोगी रहेंगे। अब आ जाता है अपना प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का। तो सेम वैसे ही आ जाएगा कि प्रोसेस्ड में आपको वहाँ पे क्या क्या देखा, सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसमें जितने भी आप नाम लिख सकते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। क्या पैकेट पर निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि लिखी है, जो भी आपने फूड प्रोडक्ट का उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, सर्वे किया है, तो क्या उसमें आपने देखा कि उसमें निर्माण तिथि जो एमएफसी और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है वो उसमें मेंशन है, कि मतलब ये कब बनी है और कब तक चलेगी। और एक एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर होता है, ये प्रमाणीकरण करता है, तो क्या उसका नंबर भी उसमें अंकित है। और होम बेस्ड में इनका उपयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे आप स्पेस दे के थोड़ा सा 2-4 लाइन में लिख सकते हैं, है ना, कि क्यों किया जाता है, कि समय जो है वो कम लगेगा, श्रम भी कम लगेगा, जल्दी रेडी हो जाएगा, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब कच्चे खाद्य पदार्थों का हम अवलोकन करेंगे। सबसे पहले इसमें तीन मटेरियल हम लेंगे। एक हमने लिया है, इसमें चावल वाली टेबल बनाई है राइस की, तो इसमें हम चावल का प्रकार लग सकते हैं कि 2 से 3 टाइप के, आप इससे ज़्यादा भी आप उसमें नोट कर सकते हैं कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, और आपने किस दुकान पे डी मार्ट में किया या फिर जहाँ पे भी किया उसका नाम आ जाएगा। और यदि इस चावल का जो पैकेट वगैरह में भी आते हैं उसमें ब्रांड होते हैं, तो ब्रांड का नाम लिखेंगे। यहाँ पे उसकी क्वालिटी आप देखेंगे कि अच्छी है, मध्यम है, ख़राब है, तो आप इसमें टिक करेंगे। और इसकी कीमत लिखेंगे कि कीमत कितनी है, 1 kg के अकॉर्डिंग 1 किलो मतलब कितने रुपए का मिल रहा है। और उसका हम देखेंगे कि स्टोर कैसे किया गया, भंडारण कैसे किया गया, कि सूखे स्थान में रखा है, खुले में रखा है, मतलब जैसे डी मार्ट में हम देखते हैं कि खुले में उसको ओपन करके बेचते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए होता है हम अपने पॉलीथिन में डाल के हम पैक करा लेते हैं। या फिर एयर टाइट है, मतलब पूरे पैकेट बंद जो आते हैं उसमें है। और कैटरिंग में उपयोग कितना है, इस यदि ये वाले चावल जैसे बासमती चावल है या फिर नॉर्मल चावल हैं जो भी है, तो उसमें अधिक कम मध्यम कितना उपयोग है, तो इसमें टिक लगाना है। सेम अब ऐसे ही दाल का आ जाएगा, दाल में भी इसी टाइप से भरना रहेगा हमें। और चीनी का भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो चीनी का इधर पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट में देखें, प्रसंस्कृत वाले में है, तो इसमें हमने 3 चीज़ें ली हैं। एक सॉस, जिसमें सॉस का आप ब्रांड लिख सकते हैं, कि जैसे किसान का सॉस आता है, और भी उसके सॉस आते होंगे, उसका पैक साइज़ क्या है, कितने ग्राम का है, मतलब वो उसकी उस ग्राम के उतना जो पैकेट साइज़ है उसका कीमत क्या है। और उसकी एक्सपायरी मतलब कि माह या साल में लिखना, मतलब कि अभी आज बना है तो एक्सपायरी डेट कब की लिखी, उसमें 3 महीने बाद की, कि 4 महीने, 6 महीने चल रहा, कि 1 साल चल रहा, तो वो आ जाएगा कि 6 महीने हैं या 3 महीने हैं, ये यहाँ पर अपना आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 3 महीने या फिर 6 महीने जो भी है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अब पैकेजिंग का प्रकार, तो इसमें पैकेट कैसा है उसका, कार्टून में बंद है या फिर पॉलीथीन है, पॉलीथीन वाले जो कवर होते हैं, प्लास्टिक का एक डिब्बे में बंद है, सैसे है जो पाउच आते हैं वो हैं, या फिर अन्य है।
तो आप इसमें वो लिख देंगे। और कैटरिंग में उपयोग वही काम मध्यम अधिक जैसा भी है वो आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेम चीज़ का आ जाएगा। चीज़ जो अवेलेबल होती है मार्केट में उसका ब्रांड आ जाएगा, पैक साइज़, कीमत, एक्सपायरी और पैकेजिंग का प्रकार सेम वैसे ही आ जाएगा। ऐसे ही ऑयल का आ जाएगा। तो ऑयल में आप अलग अलग ब्रांड का एक ही ऑयल ले सकते हैं या फिर अलग अलग ऑयल ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें दोनों की तुलना करनी है, रॉ और प्रोसेस्ड जो भी फूड मटेरियल्स रहेंगे। तो आधार क्या रहेगा, जैसे ताज़गी तो रॉ की अधिक 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 रहेगी, ये तो आप सेम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस टेबल को पूरा। और परिणाम में भी ऐसे ही आ जाएगा कि मार्केट सर्वे से यह स्पष्ट हुआ कि एक सफल होम बेस्ड कैटरिंग व्यवसाय के लिए कच्चे एवं प्रसंस्कृत दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों की संतुलित चयन आवश्यक है। कच्चे खाद्य पदार्थ भोजन का आधार बनते हैं, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ समय, श्रम और लागत नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये पहला प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपको ये करना है। अब सेकंड वाला जो प्रैक्टिकल है वो हमारा फूड सर्विस यूनिट से है कि हमें कोई फूड सर्विस यूनिट जो है उसका सर्वे करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फूड सर्विस यूनिट क्या है। तो इसमें खाद्य सेवा इकाई वह संस्था है या फिर स्थान है जहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है और उपभोक्ताओं को परोसा जाता है, चाहे वह शुल्क लेकर हो या निःशुल्क हो। मतलब जहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं तो वो आपसे पैसे लेकर आपको खाना देते हैं। कुछ जो संस्थाएं होती हैं जो फ्री में भोजन प्रोवाइड करती हैं तो वो था निःशुल्क हो जाएगा। सरल शब्दों में हम देखें, जहाँ लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसे खाद्य सेवा इकाई कहते हैं ना। आपको भोजन जो है तैयार रूप में मिलेगा, पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मुख्य विशेषताएं क्या हो जाएंगी कि भोजन का तैयार करना और परोसना वहाँ पे होगा। ठीक है, कमर्शियल भी हो सकता है, नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, आपको पोषण और ग्राहक सेवा पर भी ध्यान दिया जाता है। एक व्यक्ति से लेकर बड़े समूहों तक की सेवा हो सकती है, मतलब एक छोटे रूप में भी हो सकती है ये यूनिट और बड़े रूप में भी हो सकती है। और खाद्य सेवा इकाइयों के उदाहरण हम देखें तो इसमें अपना होटल या फिर रेस्टोरेंट आ जाते हैं, कैंटीन, कैफेटेरिया, अस्पताल, विद्यालय की रसोई, छात्रावास जो हॉस्टल या फिर मेस में रहते हैं ये आ जाएंगे अपने। ठीक है, और कैटरिंग यूनिट्स जो होती हैं ये सारी इसमें इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब खाद्य सेवा इकाइयों का महत्व देखें तो लोगों को सुविधाजनक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इनका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। समय और श्रम की बचत करना, रोजगार के अवसर इसमें सृजित होते हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो अब हम एक पंक्ति में परिभाषा देखें तो खाद्य सेवा इकाई वह संस्था है जहाँ भोजन तैयार कर उपभोक्ताओं को उपभोग हेतु परोसा जाता है। अब इसे संबंधित अपना वही प्रैक्टिकल 2 आ जाएगा कि सर्वे ऑफ अ फूड सर्विस यूनिट। कोई भी एक जो फूड सर्विस यूनिट है, खाद्य सेवा इकाई है, उसका हमें सर्वे करना है। तो इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य वही उद्देश्य में आ जाएगा कि अपना इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य किसी फूड सर्विस यूनिट जैसे कि कैटरिंग यूनिट, कैंटीन, ढाबा, रेस्टोरेंट, कुछ भी, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी मेन्यू योजना, उसकी स्वच्छता व्यवस्था, होम बेस्ड कैटरिंग से संबंधित उपयोगिता का अध्ययन करना है। ठीक है, अब वही इसमें फूड सर्विस यूनिट के बारे में लिखना है। चाहे तो जो मैंने ऊपर आपको पहले बताया आप उसको लिख सकते हैं या फिर और अच्छे से आप इसको आप सर्च करके लिख सकते हैं। अब इसमें आ जाएगा जो हमने सर्वे के लिए चयनित जो यूनिट है उसकी डिटेल आ जाएगी कि यूनिट का नाम क्या है, जो भी रेस्टोरेंट ढाबा जहाँ पे भी गया है उसका नाम क्या है, कहाँ पर स्थित है, स्थान कहाँ पर है, उसका प्रकार क्या है, कैंटीन है, कैटरिंग है, रेस्टोरेंट, ढाबा, मेस क्या है। अब ये इसमें सर्वे के पॉइंट आ जाएंगे, इसमें आपको एक एक वर्ड में बस लिखना है इनके सामने। जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे यूनिट का नाम और प्रकार आ जाएगा। संचालन का समय क्या है, मतलब कि सुबह खुलता है कि शाम को खुलता है, कितने घंटे के लिए खुलता है, प्रतिदिन ग्राहकों की संख्या अप्रॉक्स कितनी रहती होगी। ठीक है, वो आ जाएगा। यूनिट कब से संचालित हो रही, कब से स्टार्ट हुई है ये, कर्मचारियों की संख्या कितनी, टोटल वहाँ पे कितने वर्कर हैं, क्या भोजन पैक करने के लिए सुविधा है, क्या ग्राहकों का फीडबैक लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि कैसा रहा खाना, इस टाइप से। क्या यूनिट लाभ में है, मतलब कि अभी प्रॉफिट में है कि नहीं है, भविष्य में
और इसको बड़ा करने की कोई प्लानिंग है उनकी या नहीं है। ये सिंपल उसमें क्वेश्चन के अपन को हाँ नहीं में आंसर देना है। अब इसकी मेन्यू प्लानिंग में देखें तो वहाँ पे क्या वो जो हम संस्था गए जो भी है यूनिट है वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी विकल्प या फिर दोनों विकल्प हैं। तो आप उसमें लिखेंगे मौसमी व्यंजन, मौसम के अकॉर्डिंग व्यंजन वहाँ पे फिर वो ऐड करते हैं क्या। कीमत के अनुसार उनका मेन्यू जो है हम अपने लेवल पे देखेंगे कि क्या वहाँ पे महंगा खाना मिल रहा है या फिर ठीक है या फिर सस्ते दाम में मिल रहा है, ये हम इसमें देखेंगे। अब सबसे अधिक बिकने वाला उनका व्यंजन कौन सा है ना, सबसे ज़्यादा कौन सी डिश उनकी बिकती है या भोजन की कीमत कैसे वो तय करते हैं वो इसमें आ जाएगा। अब भोजन की तैयारी क्षेत्र फूड प्रिपरेशन एरिया थोड़ा सा हम अपने लेवल पे भी ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा नहीं तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि रसोई का आकार कैसा है उनका, छोटा मध्यम या फिर बड़ा। रसोई छोटी है मतलब जहाँ पे खाना बनाते हैं, बड़ी है। प्रकाश और वेंटिलेशन प्रॉपर वहाँ पे है कि नहीं है, उचित है कि कम है। रसोई का प्रकार मतलब कि जहाँ लोग खाना खाते हैं वहाँ से वो खुला हुआ दिखती है क्या, किचन के सब लोग काम कर रहे हैं अंदर जैसे कांच लगा हुआ है या फिर बंद है वो। अब हाइजीन और सैनिटेशन देखें, स्वच्छता के तो कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता आपको दिखी कि नहीं दिखी, एप्रन कैप या फिर दस्ताने वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, साफ पानी वहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं है, मतलब आरओ वगैरह लगा हुआ है या नहीं है। अब ग्राहकों की संतुष्टि हुई कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कि स्वाद कैसा लग रहा है वहाँ का, मतलब यदि ज़्यादा भीड़ है तो समझ में आ जाएगा हाँ कि स्वाद अच्छा है, परोसने का तरीका कैसा था, अच्छा है कैसा है, कीमत ठीक है, सेवा की गति मतलब स्पीड में आपको मिल जा रहा है कि नहीं मिलता है, टाइम लगता है। ठीक है। होम बेस्ड कैटरिंग से संबंध, तो जो हम अपना प्लानिंग कर रहे हैं एक होम बेस्ड कैटरिंग के लिए छोटे से यूनिट के लिए, तो क्या यूनिट छोटे स्तर पर शुरू हो सकती है, मतलब कि हम सर्वे करके आए हैं वैसे क्या हम उसको हम यदि स्टार्ट करने की सोचे तो छोटे लेवल पे क्या हम शुरू कर सकते हैं हाँ या नहीं, क्या घर से कैटरिंग संभव है, ये चीज़ें आ जाएंगी। लागत और लाभ का अनुमान हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगी कि यूनिट का प्रकार क्या था और स्वच्छता का स्तर कैसा था, अच्छा था, ठीक था। कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी, मेन्यू का प्रकार शाकाहारी मांसाहारी, भोजन की गुणवत्ता अच्छी खराब जो भी है, और ग्राहक संतुष्टि के संतुष्ट हैं कि नहीं है, ये आ जाएगा। और इसका परिणाम लिखा जाएगा कि सर्वे के दौरान यह पाया गया कि फूड सर्विस यूनिट में भोजन की तैयारी, स्वच्छता और सेवा व्यवस्था जो है अच्छी पाई गई या ठीक ठीक पाई गई, इस टाइप से आ जाएगा और पूरी ये लाइन लिखी जाएगी। अब इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेसिपी से संबंधित है कि रेसिपी का मानकीकरण करना। अब रेसिपी का मानकीकरण क्या होता है कि रेसिपी का मानकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यंजन की रेसिपी को, मतलब कोई भी जो हमारे खाने की जो रेसिपी है उसको हम परीक्षण करें, उसमें फिर कुछ सुधार करके कुछ निश्चित किया जाता ताकि हर बार जब भी हम उसको बनाएं उसका स्वाद वैसे रहे, उसकी क्वालिटी भी वैसी रहे और उसकी मात्रा के और रूप सब समान रहें। कि ऐसा नहीं हो कि हम बना रहे हैं 2-4 बार मैंने बनाया तो 4 बार जो है अलग अलग टाइप का बन रहा है, टेस्ट भी अलग आ रहा है, कभी कम बन रहा है, कभी ज़्यादा बन रहा है, कभी बहुत अच्छा बन जा रहा है, कभी नहीं बन पा रहा है। ये तो सरल शब्दों में हम देखें तो किसी भी रेसिपी को इस प्रकार अंतिम रूप देना कि वह हर बार वही परिणाम दे, मतलब कि एक जैसा ही हो, रेसिपी का मानकीकरण कहलाता है। जैसे जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है या फिर जो फूड यूनिट्स है जैसे बर्गर वगैरह का जो है या फिर पिज़्ज़ा वगैरह के, तो आप हर बार जब जाओगे तो आपको टेस्ट वैसा का वैसा ही मिलेगा, हर बार चेंज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रेसिपी का क्या स्टैंडर्डाइजेशन करके रखा है कि मतलब कि ये मात्रा यदि हमें 100 ग्राम ये लेना है तो उसमें 5 ग्राम नमक डलेगा या फिर ये इतने ग्राम ही ये डलेगा, इसको इतनी देर तक 5 मिनट तक ही पकाना है, इसको इतने टेम्परेचर पर पकाना है, ये क्या ये सारा फिक्स होता है। तो जब वैसे के वैसे हम उसमें फिर पकाते हैं तो टेस्ट भी फिर वैसे ही मिलता है, क्वालिटी भी फिर वैसे ही मिलती है। अब सभी सामग्री और उनकी निश्चित मात्रा तय की जाती है। ठीक है, जो भी सामग्री है उनको कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। फिर बनाने की विधि निश्चित की जाती है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल निश्चित कर दी जाती है। पकाने का समय कि इतने 10 मिनट पकाना है तो 10 मिनट ही पकाना है। उसका टेम्परेचर यदि ओवन वगैरह में बन रहा है तो उसको इतनी डिग्री पे या फिर इतनी फ़ारेनहाइट पे पकाना है तो वही निश्चित हो जाएगा।
अब परोसने की मात्रा भी, पोर्शन साइज, ठीक है, और ये भी तय की जाती है। अब भोजन की गुणवत्ता और एक रूपता, जिससे कि क्या होता है, एक जैसी बनी रहती है। अब रेसिपी के मानकीकरण का महत्व क्या है कि स्वाद और गुणवत्ता में एक रूपता रहती है, हमेशा वैसे ही स्वाद बना रहता है। लागत और नियंत्रण में भी सहायता मिलती है कि अपन को आइडिया रहता है कि 1 पर्सन का या फिर 2 पर्सन के हैं तो यदि आएगा तो ये इतनी ही मात्रा में लगेगा, तो वेस्ट नहीं होगा कि कभी हमने ज़्यादा बना लिया तो फिर वो फेंकाया जा रहा है ना, या फिर कम पड़ गया, तो ऐसा नहीं होगा। बड़े स्तर पर भोजन बनाने में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। खाद्य सेवा इकाइयों में भिन्नता से हमें बचाता है, मतलब कि एक जैसा फिर उसका टेस्ट बना रहता है। यदि केक की रेसिपी स्टैंडर्डाइज है तो अलग अलग रसोइयों द्वारा बनाने पर भी केक का क्या होगा कि स्वाद और रूप हर बार एक जैसा ही रहेगा। तो हम एक इसमें देखें कि रेसिपी का मानकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सामग्री, मात्रा व विधि निर्धारित कर समान गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। अब वही हमारा प्रैक्टिकल 3 जो है वो इसी से संबंधित है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेसिपी। तो इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य किसी एक व्यंजन को बार बार तैयार करके उसकी सामग्री की सही मात्रा, तैयारी की विधि, समय, स्वाद और बनावट, गुणवत्ता, सब इसको हम स्टैंडर्ड निर्धारित करना है ताकि हर बार व्यंजन जो है वो एक जैसा स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण बने। अब रेसिपी एंड स्टैंडर्डाइजेशन का डिटेल आ जाएगी कि क्या है कैसा है, तो आप ये इधर पे ये भी लिख सकते हैं और साथ में ऊपर जो है यदि दोनों को मिला के एक जैसा नहीं है तो आप डिटेल में इसको लिख सकते हैं। अब सिलेक्टेड रेसिपी, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, आप इसको ऐसे ही क्या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपको कुछ और दूसरी रेसिपी आपको मिलती है या फिर आप और कुछ अच्छा आप अपने तरीके पे कर सकते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे इसमें उपमा का बताया गया है कि 4 व्यक्तियों का लिया गया है, ठीक है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये इसकी मेथड्स हो गई, ठीक है, ये रेसिपी ट्रायल कि हमने 3 बार बनाया, ठीक है, तो ये इतना समय लगा, फिर इतना दूसरी बार में 12 मिनट लगा, फिर 10 मिनट लगा, फिर बनावट टिप्पणी ये आ जाएगा। अब फिर स्टैंडर्डाइजेशन फाइनल हो गया कि तीसरी बार जब जो हमने ट्रायल बनाया था उसमें ज़्यादा अच्छा था, स्वाद अच्छा था, बनावट सही थी। फिर इसकी मात्रा जो है 4 व्यक्तियों के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया तो फिर 150 ग्राम पर जो है व्यक्ति पड़ रहा है, टाइम कितना लगा टोटल, और ये परिणाम आ जाएगा। ये तो हम इसको वैसे के वैसे लिखेंगे, क्योंकि अभी कुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है अपनी लैब में, इसलिए हम इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे, हम कुकिंग इसमें नहीं करेंगे। अब इसके अब चौथा प्रैक्टिकल जो आ जाता है हमारा क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन में आ जाता है, मात्रा आधारित भोजन उत्पादन, मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में हमें भोजन पकाना पड़ेगा। क्योंकि हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फूड सर्विस यूनिट से है, तो इसमें जो भी लोग आएंगे तो ज़्यादा मात्रा में ही हमें खाना पकाना पड़ेगा, है ना, उनको खाना प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम ये पढ़ेंगे कि ज़्यादा मात्रा में भोजन का उत्पादन कैसे होगा। तो मात्रा आधारित भोजन उत्पादन से आज है बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करना, ताकि एक ही समय में अधिक संख्या में लोगों को भोजन परोसा जा सके, ठीक है, और प्रायः संस्थानों या फिर बड़े कार्यक्रमों में किया जाता है। सरल शब्दों में हम देखें तो जब भोजन अधिक मात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के लिए पकाया जाता है तो उसे उस मात्रा आधारित भोजन उत्पादन कहते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि बड़े स्तर पर भोजन तैयार किया जाता है, उचित योजना, प्लानिंग, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जो भी रेसिपी रहेगी उसका उपयोग किया जाएगा, स्वच्छता और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा, खाद्य सेवा इकाइयों में सामान्य रूप से किया जाता है ये। अब जैसे कहाँ पे, जैसे कोई विद्यालय है वहाँ पे खाना प्रोवाइड करें, छात्रावास है, अस्पताल के लिए भोजन बनाना, विवाह या बड़े सामाजिक कार्यक्रमों के लिए तैयार करना, सामुदायिक रसोई या सामूहिक भोजन योजनाएं तैयार करना। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि मात्रा आधारित भोजन उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के लिए बड़े पैमाने पर भोजन तैयार किया जाता है। अब वही अपना प्रैक्टिकल 4 आ गया कि मात्रात्मक उत्पादन बढ़ाने के लिए तुरंत तैयार होने वाले व्यंजन बनाना। तो उद्देश्य हमारा ये आ जाएगा, सेम आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। क्वांटिटी कुकिंग तो क्या होती है ये आ जाएगा, और ऊपर जो मैंने अभी बताया तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब इसमें सिलेक्टेड डिश भी, इसमें एक पोहा का उदाहरण दिया गया है, इसमें भी आप यदि चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी मात्रा आ जाएगी और मेथड आ जाएगी कैसे क्या पकाना है करना है। क्वांटिटी एडजस्टमेंट की घरेलू रेसिपी जो होती है वो जनरली 4 व्यक्ति की होती है, और उसको हमने 5 गुना कर दिया तो 20 व्यक्ति का हो गया। सभी सामग्री का जो अनुपात था उसको उसी के अनुसार हमने बढ़ा दिया,
और वही टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि सामग्री तय इतना 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 लगा, इक्विपमेंट कौन से यूज़ हुए, हमें उपकरण कि ये सारे यूज़ हुए, ठीक है। सावधानियाँ कौन कौन सी बरती गई। तो इसमें मैंने जो लैंग्वेज यूज़ की है, सभी सामग्री पहले से काट कर तैयार रखे। तो इसका हम इस टाइप से आप लोग लिखिएगा कि काट कर तैयार रखनी चाहिए या फिर धीरे धीरे मिलानी चाहिए, आँच का सही नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अब तक प्राप्त मात्रा क्या हो जाएगी कि 20 व्यक्ति को जब हमने बनाया तो करीब 150 से 180 ग्राम जो है एक व्यक्ति का पोहा जो है उतनी सर्विंग हो गई। कॉस्ट एस्टिमेशन भी यदि हम लिख सकते तो वो भी लिख देंगे, कितने इतने इतने का पड़ा था, तो एक व्यक्ति का जो है 15 रुपये का पड़ा। तो परिणाम क्या हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा और ये वाला भी सेम आ जाएगा। तो ये अपने ये 4 प्रैक्टिकल जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसका मैंने थोड़ा आप लोगों को डिटेल बताई है कि क्या होता है, क्योंकि अब यदि हम क्लास अटेंड करेंगे तो हमें इनके बारे में पता चलेगा, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसका मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है। तो इसके बाद जो अभी 5 प्रैक्टिकल और हैं वो हम और देखेंगे, ठीक। थैंक यू।